हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधई क्लासेस के डेली करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, आज की 3 तारीख की करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बातचीत करेंगे दोस्तों, जिसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे। लगभग 10 क्वेश्चनों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, आज के कुल 10 क्वेश्चनों में से दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जाम में आने की संभावना 100% उनकी आने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। शुरुआत करें उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दिखा देता हूँ हम लोगों का, कि हमारे द्वारा अभी कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं दोस्तों। हमारे द्वारा अभी बीए को लेकर के सभी सब्जेक्ट ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड और बीए थर्ड ईयर के कंप्लीट कोर्सेज करवाया जा रहा है, जिसमें राजनीति विज्ञान दोस्तों अब कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट ईयर में अगर बात करें तो उसी प्रकार से 3 सब्जेक्ट अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। इतिहास, व्यष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 3 सब्जेक्ट कंटिन्यूसली चल रहे हैं। इसके अलावा भूगोल और समाजशास्त्र बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड ईयर में दोस्तों राजनीति विज्ञान का जो पहला पार्ट था, प्रमुख देशों का संविधान, ये लगभग कंप्लीट होने पर है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान में प्रमुख राजनीतिक विचारक अर्थात पॉलिटिकल थिंकर्स, ये कंटिन्यू चल रहा है अभी। और मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये कंटिन्यू चल रहा है। इसके अलावा भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, ये 3 सब्जेक्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा बीए थर्ड ईयर में राजनीति विज्ञान में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है दोस्तों। इसके अलावा अर्थशास्त्र में विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र अर्थात की डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक वाला सब्जेक्ट चल रहा है। आधुनिक भारत का इतिहास, राजनीति विज्ञान में भारत की विदेश नीति, ये 2 सब्जेक्ट बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए मूव करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाल ही में जारी 2021 की 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। देखिए दोस्तों, ये जो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक है, जारी तो 2022 में हुआ है, आया 2022 में है, लेकिन किस साल का है? ये 2021 का है। तो 2021 का जो हाल ही में जारी हुआ है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इससे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है और क्यों जारी किया जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक है दोस्तों, ये जारी किया जाता है पूरे विश्व में, पूरे विश्व के सभी देशों में, ये पता करने के लिए कि कौन से देश में कितना भ्रष्टाचार है, कौन सी शासन व्यवस्था में कितना भ्रष्टाचार है, किस औद्योगिक क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार है। तो देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था के अंदर समाहित भ्रष्टाचार को मापने के लिए ये सूचकांक जारी किया जाता है, और इससे संभवतः काफी सेक्टरों की पोल खुल जाती है ना। तो दोस्तों इसमें भारत को 85वां स्थान मिला है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85वां स्थान मिला है। ठीक है, चलिए आइए इसके डिटेल को देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो हाल ही में जारी 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक अर्थात करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दोस्तों, इनका नाम अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। नाम विशेषकर आपको याद रखना है कि कौन सा इंडेक्स किसके लिए जारी किया जाता है और किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो हाल ही में दोस्तों 2021 के लिए 180 देशों को लेकर के ये सर्वे हुआ था, जिसमें 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है। हालांकि दोस्तों इससे पहले अगर 2020 की बात करें हम, तो भारत का स्थान 86वां था, अर्थात कि एक स्थान का सुधार हुआ है, भ्रष्टाचार में एक स्थान का सुधार हुआ है। इस सूची के अनुसार, इस इंडेक्स के अनुसार, है ना, सीपीआई इंडेक्स के अनुसार भारत की स्थिति में, भ्रष्टाचार की स्थिति में एक स्थान का सुधार हुआ है। इस सूची में जैसा कि हमेशा से रहता है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ये टॉप पर रहे हैं। तो हाल ही में दोस्तों इन पर टॉप पर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में दक्षिण सूडान जो है 11 अंकों के साथ में सबसे नीचे स्थान पर है। तो सूडान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पाया जाता है इस रिपोर्ट के अनुसार, सीपीआई रिपोर्ट के अनुसार। तो अब इस क्वेश्चन में आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि भ्रष्टाचार अवधारणा जो सूचकांक है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक है, इसमें टॉप पर कौन है और भारत की स्थिति क्या है और सबसे नीचे क्या है। तो टॉप पर कौन है दोस्तों? टॉप पर है यहाँ पर डेनमार्क, है ना। भारत की स्थिति कौन सी है? 85वें स्थान पर भारत है अभी। और इसके अलावा सबसे लास्ट में कौन है? दक्षिण सूडान है। ठीक है, तो इसका पूरा रिपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है,
तो इसी प्रकार से इनका ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए है ना, काफी पुराना है, लेकिन मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को डाला है ताकि थोड़ा सा पता चले आप लोगों के बारे में भी। तो कौन सा गणतंत्र दिवस था दोस्तों 26 जनवरी को? 73वां, 74, 75 या 77वां? तो लगभग शायद काफी दोस्तों को पता होना ही चाहिए, और होना ही चाहिए बिल्कुल, और होगा भी, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 73वां गणतंत्र दिवस था। तो इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता वो भी थोड़ा सा सुन ले दोस्तों। जैसा कि हमको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को एक्सेप्ट किया था। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को एक्सेप्ट किया था, जबकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो चुका था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के कारण ही दोस्तों हम इसे गणतंत्र रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस को इसी दिन से हम मनाते आ रहे हैं प्रति वर्ष। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, बाकी काफी पुराना हो चुका है और वैसे सब लोगों को याद है, इसमें ज्यादा टाइम लेने की आवश्यकता है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इस बार 2022 में एग्जाम देने वाला है तो लिख कर रख लीजिए, क्वेश्चन 100% आने वाला है, बिल्कुल छपने वाला है, एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार पूरे 2022 में, अभी तक 2022 में दोस्तों कितने लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2022 में? ऑप्शन दिया गया है, ए 119 लोगों को, बी 128 को, सी 134 या डी 138 लोगों को दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 128 लोगों को अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आपको यहां पर जानने लायक जो बात है वो ये है कि पद्म अवार्ड के अंतर्गत, पद्म पुरस्कार के अंतर्गत कितने पुरस्कार आते हैं दोस्तों? इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार आते हैं, और आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा ही होगा, बिल्कुल 100% होगा आपको, और आपने सुना होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो देखिए। पद्म विभूषण सबसे पहला, पद्म अवार्ड के अंदर 3 प्रकार के पद्म ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे पहला है इसमें पद्म विभूषण, दूसरा पुरस्कार है पद्म भूषण, और तीसरा है दोस्तों रत्नश्री, है ना। तो देखिए इसमें अब यहाँ पर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में 2022 में पद्म सम्मान से 128 लोगों को सम्मानित किया गया है, नामों का ऐलान हुआ है, 128 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो इनमें, इन 128 लोगों में दोस्तों, इन 128 जो है पुरस्कार में 4 पद्म विभूषण मिलेंगे, 4 पद्म विभूषण मिलेंगे। ये वाले जो फर्स्ट प्राइज है विभूषण, पद्म अवार्ड में जो पहले कैटेगरी में आते हैं पद्म विभूषण, तो 4 पद्म विभूषण दिए जाएंगे। इसके अलावा 17 पद्म भूषण दिए जाएंगे, ये सेकंड वाला कितने 17 पद्म भूषण दिए जाएंगे। और वहीं पर ही दोस्तों 107 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, 108 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। तो इस बार पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो अब इसमें याद आपको रखना क्या है कि बेसिकली देखिए 2022 में 128 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। अगर हम समग्र रूप से बात करें तो तीनों अवार्ड को अगर मिला के बात करें तो उसमें अलग अलग कैटेगरी में अगर हम देखें तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीन अलग अलग जो इन तीनों को अलग अलग लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 4 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वहीं 107 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष प्रत्येक साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों देखिए, अगर आपको पर्यावरण का थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर आपको अर्थशास्त्र का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो पर्यटन दिवस का आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए। नेशनल टूरिज्म डे क्या होता है और क्यों मनाया जाता है और क्यों इस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में। तो ये 2 परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक है पर्यावरण को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के, और दूसरा है दोस्तों हमारी इकोनॉमी को लेकर के। क्योंकि पर्यावरण देखिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने से क्या होता है, टूरिज्म का विकास होता है, मतलब कि जो विजिटिंग जो स्पॉट होते हैं उनका विकास होता है। इस प्रकार से हमारे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जब विदेशों से बाहर के लोग जब हमारे टूरिज्म के लिए आते हैं, हमारे जो पर्यटन जगह होती, क्षेत्र होते हैं, उन पर घूमने फिरने के लिए आते हैं,
तो उससे हमारे इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है, जीडीपी में सहायता मिलती है, ठीक है ना। तो जो विदेशी मुद्राएं होती है उनका अर्जन होता है, विदेशी मुद्राओं की आवक होती है। तो इस प्रकार से दोनों क्षेत्रों में विशेष महत्व होता है इसका। तो इसके लिए दोस्तों हमें ये जानना है कि जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम मनाते हैं किस तारीख को मनाते हैं, या दो चार ऑप्शन दिए गए हैं, 21 जनवरी को, 23 जनवरी, 25 या 27 जनवरी को। दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे जो जनवरी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको मैं अभी उठाकर इसीलिए इसी कारण से हम ये जनवरी के क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है शायद आपने उस समय का करंट अफेयर को फॉलो कर रहे थे तो हो सकता है छोड़ भी दिया हो या कवर किया हो, तो रिवीजन हो रहा है आपका। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सी। 25 जनवरी को हम प्रति वर्ष नेशनल टूरिज्म डे NTD के नाम से मनाते हैं। आइए इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, जिससे हमें और ये पूरा क्लियर होते चले। तो दोस्तों हाल ही में 25 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों यह वर्ष प्रति वर्ष 25 जनवरी को ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट रह जाता है कि हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या नेशनल टूरिज्म डे किस उद्देश्य से मनाते हैं, या NTD को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना और भारतीय अर्थव्यवस्था या कहे कि पर्यटन से होने वाली आय के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको हम मनाते हैं, क्योंकि भारत की जीडीपी में पर्यटन दिवस का गहरा प्रभाव पड़ता है। साल भर विश्व स्तर के लोग भारत के दार्शनिक स्थलों को देखने के लिए आते हैं, जिससे भारत का आर्थिक स्तर और बढ़ता है। और इसी प्रकार से दोस्तों एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हमारे भारत की जो है 7.7% जनसंख्या, 7.7% जनसंख्या इन्हीं पर्यटकों के कारण, दोस्त पर्यटकों से ही अपनी आजीविका का अर्जन करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट के रूप में चुना गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने वाला, बिल्कुल ये मान लीजिए कि बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आईसीसी अवार्ड 2021, अभी 2021 का आईसीसी अवार्ड मिला था, उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसको चुना गया है। तो इसमें आपके सब नाम है, बाबर आजम पाकिस्तान से, विराट कोहली भारत से, या शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से, या ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट, शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के तेज बॉलर क्रिकेटर है, उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों सम्मानित किया गया है। तो ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, शाहीन को, ये है शाहीन अफरीदी। चलिए इनका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। और मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर दोस्तों स्मृति मंधाना की भी पिक्चर लगाई है, तो क्यों लगाई जरा इसको भी जान लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दोस्तों 2021 में अर्थात आईसीसी अवार्ड 2021 के पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन साहब को अफरीदी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए चुना गया है। वहीं भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों भारत की स्मृति मंधाना को महिला क्रिकेट की ओर से, महिला क्रिकेटर वर्ग की ओर से दोस्तों इनको सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड भी इनको मिला है। और एक बात आपके ध्यान रखने लायक ये है कि व्यक्तिगत श्रेणी की अगर हम बात करें, टीम की बात नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत श्रेणी की अगर बात करें दोस्तों, तो खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसमें तीनों प्रारूप के आधार पर खिलाड़ी का चयन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आईसीई हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। चार ऑप्शन है, चंडीगढ़, तेलंगाना, लद्दाख या दिल्ली। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के काजा में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में लद्दाख की महिला क्रिकेट टीम
टीम ने जो है खिताब पर कब्जा किया है। इस चैंपियनशिप में चंडीगढ़ की टीम उप विजेता रही और दिल्ली सेकंड रन अप रही। इसके अलावा ध्यान रहे कि इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख और आईटीबीपी लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों इसमें आपको स्पष्ट तौर पर यह बता दें कि जो इस बार दोस्तों ये जो हॉकी चैंपियनशिप 2022 हुई थी, इसमें लद्दाख की टीम विजेता रही है। लद्दाख की टीम विजेता रही है। और अगर उप विजेता, कभी कभी दोस्तों एग्जाम में आपसे उप विजेता टीम के बारे में भी पूछ लिया जाता है, उप विजेता टीम के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए कि चंडीगढ़ की जो टीम थी दोस्तों, चंडीगढ़ जो टीम थी ये उप विजेता थी, उप विजेता टीम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने बच्चों को 2022 में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब ये इस प्रकार के पुरस्कार बच्चों को किस प्रकार से दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, इनके पीछे उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों पूरे वर्ष में जो बच्चे एक अच्छी भूमिका निभाते हैं, किसी भी अन्य मतलब एकदम विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हैं, विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हैं, असाधारण परिस्थितियों में असाधारण व्यवहार करके और अपना बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, ऐसे बच्चों को साल के एंड में, अर्थात ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ष में कभी प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों इस बार भारत में कितने बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए थोड़ा सा डिटेल इसका देख लेते हैं जिससे कि पूरा कंसेप्ट क्लियर होता चले। तो हाल ही में 73वें गणतंत्र दिवस पर दोस्तों इसमें भारत के 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष बहादुर और प्रतिभाशाली बच्चों को उनके उपलब्धियों के आधार पर यह दिया जाता है। किस पर? उनके जो भी असाधारण परिस्थितियों में असाधारण कार्य जो किए जाते हैं बच्चों के द्वारा, उस परिप्रेक्ष्य में ये दिया जाता है। इस बार के विजेताओं में दोस्तों कुछ बच्चों ने टूटे हुए कांच पर नृत्य किया। इसके अलावा किसी ने आतंकवादियों को बातचीत में उलझा करके अपने परिवार की रक्षा की। कई बच्चों ने नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से इन सभी प्रतिभाओं को आधार बना करके ही ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल की बात यहां हो रही है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, तनिषा क्रास्ट्रो, पीवी सिंधु, अन्ना चियोंग या तेओ मेई जिंग। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पीवी सिंधु ने ये अवार्ड को अपने नाम किया है। आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। और चूंकि दोस्तों पीवी सिंधु के लिए ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि ये एक बार पहले भी 2017 में इस अवार्ड को अपने नाम कर चुकी है। तो हाल ही में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में हम वतन मालविका बंसोद, नाम थोड़े से दोस्तों इनके होते हैं, मालविका नाम भी याद रख लेंगे, चलेगा इसमें। तो मालविका को हराकर महिला एकल खिताब जीता है। और सिंधु का यह दूसरा सैयद मोदी खिताब है, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं। इससे पहले उन्होंने 2017 में इस खिताब को अपने नाम किया था। और BWF विश्व टूर सुपर 30 टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने उस समय 2017 में जीता था। तो अब आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि पीवी सिंधु जो मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है दोस्तों, इस प्रकार के 2 बार अवार्ड जीत चुकी है। और इस बार 2022 में जो इन्होंने अवार्ड अपने नाम किया है, इसमें मालविका को हरा करके ये अवार्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, और इसी प्रकार का अवार्ड ये 2017 में भी जीत चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरू हुई है?
भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की बात यहाँ हो रही है। तो पहली बैडमिंटन अकादमी दोस्तों कहाँ पर शुरू हुई है ये बताना है आपको। चार ऑप्शन है, जयपुर, मुंबई, चंडीगढ़ या लखनऊ। या ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में पहली, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है, एकेडमी शुरू हुई है दोस्तों। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है। इसके अलावा इसे एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस और द्रोणाचार्य अवार्ड तथा भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने आपस में करार करके लॉन्च किया है। इस अत्याधुनिक सेंटर का लक्ष्य 2024 पैरा ओलंपिक में भारत को जो है पदक उम्मीदों और सुधार करना है। मतलब ये कुल मिलाकर के जो इस अकेडमी, देखिए प्रत्येक अकेडमी का जो शुभारंभ किया जाता है किस उद्देश्य से किया जाता है, ताकि जो ओलंपिक होते हैं ओलंपिक में हम अधिक से अधिक गोल्ड मेडल लेकर आ पाए, है ना। तो इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है। दोस्तों आपको हाल ही में याद होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, या कहें कि केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर पहले जो अमर ज्योति जवान की जो प्रतिमा लगी हुई थी उसको हटा करके अब किसकी प्रतिमा को वहां पर स्थापित किया जाएगा। चार ऑप्शन है, चंद्रशेखर आजाद, भूपेंद्र नाथ दत्त या सुभाष चंद्र बोस या वीपीएस अय्यर। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को यहाँ पर लगाया जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, पिक्चर में देखिए आप, ये अमर ज्योति जवान ये लगा हुआ था पहले, लेकिन इसको हटा करके अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर मौके पर जो है पीएम मोदी ने दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को की होलोग्राम मूर्ति जो लगी हुई थी, होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया है। ध्यान रहे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जब तक तैयार नहीं हो जाती तब तक उस जगह होलोग्राम मूर्ति ही उस जगह स्थापित रहेगी। नेताजी की प्रतिमा इंडिया गेट पर बनी छतरी में लगाई जाएगी और फिलहाल इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय किया गया है। ठीक है, बस दोस्तों बाकी आप आज शांति से इसको आराम से और आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवाता ही हूँ टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर सीरीज होती है कंप्लीट। दोस्तों जो भी नए स्टूडेंट है, जो नए पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर यहाँ से लेकर के और हमारे साथ अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। दोस्तों टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है, लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, जिसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी नोट्स और सभी क्लास की अपडेट आपको प्रतिदिन वहां पर क्लास के लिंक के साथ में मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डे इसी प्रकार से करंट अफेयर की सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।